जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं। इन्हीं विचारों के साथ स्वागत करते हैं आपका अतुल क्लासेस में। मैं हूं अतुल श्रीवास्तव, कॉमर्स एंड इंग्लिश एजुकेटर एंड करियर कोच। आज ये लेसन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चे यूपी बीएड, जो हमारे भाई बहन यूपी बीएड, यूपीएससी, ईपीएफओ अकाउंट ऑफिसर का फॉर्म फिल किए हुए हैं या फिर यूपी ट्रिपल एससी में जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बेसिक अकाउंटिंग टर्म को जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरा अगला वीडियो जो होगा बेसिक अकाउंटिंग टर्म के बाद, वो होगा कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट का जो वीडियो होगा वो ईपीएफओ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। उससे पेपर में अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे। ये सिलेबस में आपके है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस बना के दूंगा। आप सभी इसको देखें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करवाएं, जिससे कि सभी बच्चे, सभी भाई बहन हमारे इस वीडियो को देखकर सही चीज़ सीख सकें और पेपर में अपना अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। क्योंकि आपसे बहुत सी आशाएं हैं, माँ बाप की, आपके छोटे भाई बहनों की और आपके बड़ों की। तो आपको उन आशाओं को पूरा करना है। आप ही अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हैं और आपको उस कार्य को करके दिखाना है। तो आइए हमारे साथ सीखते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म को। आज का लेसन है बेसिक अकाउंटिंग टर्म फॉर यूपी बीएड। जो बच्चे यूपी बीएड का एंट्रेंस देने जा रहे हैं, ईपीएफओ एंड यूपी ट्रिपल एससी का। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, बेसिक अकाउंटिंग टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग टर्म्स को जानना। तो द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट बिकम्स इजी व्हेन वन हैज़ द नॉलेज ऑफ ए फ्यू इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, है ना। मतलब हमें सब्जेक्ट ही आसान हो जाता है अकाउंटिंग का अगर हम कुछ अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। सम ऑफ देम आर एक्सप्लेन्ड बिलो। तो सबसे पहले हमें अकाउंटिंग सीखने के लिए अकाउंटिंग टर्म्स को भी जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें अकाउंटिंग टर्म्स में सबसे पहला टर्म्स हमारा है बुक कीपिंग। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, बुक कीपिंग। देखिए, बुक कीपिंग इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज विच टेल्स अस हाउ टू कीप ए रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस में लेन देनों को रखा कैसे जाए, रिकॉर्ड कैसे किया जाए, कौन सी ऐसी किताब बनाएं, कौन सी ऐसी बुक बनाएं जिसमें हम अपने लेन देनों को रिकॉर्ड करें, है ना। इट इज ऑफन रूटीन एंड क्लerical इन नेचर. इट इज important to note that only those transactions related to the business which can be expressed in the term of money are recorded, है ना। द एक्टिविटीज ऑफ बुक कीपिंग इंक्लूड रिकॉर्डिंग इन जर्नल, पोस्टिंग टू लेजर एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। देखिए, तीन चीज़ें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन प्लीज। बुक कीपिंग के अंदर तीन चीज़ें आती हैं: रिकॉर्डिंग इन जर्नल, पोस्टिंग टू लेजर एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। केवल ये तीन चीज़ें हमारी रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग, ये जो दो बातें हैं, ये हमारी जर्नल में आती हैं, सॉरी बुक कीपिंग में आती हैं। तो बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग अगर हम सरल शब्दों में कहें तो बुक कीपिंग हमें सिखाती है कि हमारे बिजनेस के नेचर के अनुसार हम कौन कौन सी किताबें रखें। किताबों का मतलब होता है नोटबुक से, कि नोटबुक रखें या कौन कौन से रजिस्टर्स बनाएं जिससे हम अपने लेन देनों को रिकॉर्ड कर सकें। भाई, आपका कोचिंग का बिजनेस है तो आप फीस रजिस्टर बनाएंगे, टीचर रजिस्टर बनाएंगे, अटेंडेंस रजिस्टर बनाएंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग फीस देंगे। तो ये सब क्या है? ये आपकी हो गई बुक कीपिंग। लेकिन अगर आपका सेल परचेज का बिजनेस है तो आप सेल्स बुक बनाएंगे, परचेज बुक बनाएंगे, सेल्स रिटर्न बनाएंगे, कुछ माल वापस आएगा, कुछ माल वापस करेंगे, परचेज रिटर्न बुक बनाएंगे। तो बिजनेस की आवश्यकता के अनुसार बुक्स को बनाना ही बुक कीपिंग कहलाता है। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा कि बुक कीपिंग क्या है सरल शब्दों में। आइए अब हम लोग बात करते हैं अकाउंटिंग की। बहुत ही आसान टर्म अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की ये जो बातें हैं ये तो चलिए स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, हम लोग इजी लैंग्वेज में समझते हैं कि अकाउंटिंग क्या है। देखिए, बोल्ड वर्ड में जो लिखा है इसको समझते हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट ऑफ द बिजनेस विच आर मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। देखिए, अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक आर्ट है। आर्ट किसकी है? रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग और इंटरप्रेटिंग। देखिए, चार चीज़ें आती हैं अकाउंटिंग में। अगर आप इन चार बातों को समझ गए तो आपको अकाउंटिंग का मतलब समझ में आ जाएगा। रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग और इंटरप्रेटिंग। और किसके लिए, किसकी करनी है रिकॉर्डिंग, किसकी करनी है क्लासीफाइंग? तो द ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट, मतलब लेन देनों और घटनाओं की, ऑफ द बिजनेस, वो भी कहाँ के? बिजनेस के केवल, विच आर मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स,
और जिनकी वैल्यू मनी में होती है, केवल उनकी रिकॉर्डिंग करनी है। ओके, तो आइए अब इसके ऑब्जेक्टिव पे बात करते हैं। अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड, टू कैलकुलेट द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस, कि हम जो ऑपरेशंस माने होता है जो हम लेन देन दिन भर में कर रहे हैं उसका जो रिजल्ट है वो कैलकुलेट करना कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। टू एसरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन, हमारा बिजनेस की जो पोजीशन है वो कहाँ जा रही है इसको चेक करना, इसके लिए अकाउंटिंग करते हैं। एंड टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू यूजर, कि हम लोग जो यूजर्स को कम्युनिकेट करना, टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू यूजर, जो अकाउंटिंग के यूजर्स हैं, यूजर्स कौन कौन होते हैं, क्रेडिटर, डेटर, है ना, कस्टमर भी होता है, एंड बिजनेसमैन, उन सभी को डिटेल पता कराना कि हाँ हमारा बिजनेस किस स्थिति में चल रहा है। तो इसके लिए हमें अकाउंटिंग करना पड़ता है। प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग एज पर द एबव डेफिनेशन इज, क्या है आपको बता ही चुके हैं हम कि रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग, ये सब हमारे प्रोसेस है। आपको ये सब बता चुके हैं, आप इसको एक बार देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अगला टर्म, ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस देखिए क्या होते हैं। ट्रांजैक्शंस आर दोज एक्टिविटीज ऑफ ए बिजनेस विच इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ मनी और गुड्स और सर्विसेज बिटवीन टू पर्सन्स और टू अकाउंट्स, मतलब दो या दो से अधिक लोगों को किसी पैसे को ट्रांसफ़र करना, माल की सप्लाई करना, सर्विसेज देना ही ट्रांजैक्शन कहलाता है। फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ गुड्स, ये ट्रांजैक्शन है। सेल ऑफ गुड्स, ये ट्रांजैक्शन है ना, माल खरीदना, माल बेचना। बोरोइंग फ्रॉम बैंक, बैंक से कुछ उधार लेना, ये भी ट्रांजैक्शन है। बैंक कहीं किसी को लोन देना, ये भी ट्रांजैक्शन है। सैलरी पेड करना, ये भी ट्रांजैक्शन है। मतलब दो लोगों के बीच में जो भी लेन देन हो रहे हैं उन्हें ही ट्रांजैक्शंस कहते हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शंस दो टाइप के होते हैं। ट्रांजैक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स, नेमली कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। कैश ट्रांजैक्शन भी होता है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी, मतलब उधार भी होता है और नगद भी। लेन देन कैसे होते हैं, दो होते हैं। कभी कभी दुकानदार से आप नगद माल खरीदते हैं और कभी कभी लॉकडाउन में आपने अपने जान पहचान की दुकान से उधार माल भी खरीदा होगा। तो ये हो गया क्या, ये हो गया हमारा ट्रांजैक्शन। आइए बात करते हैं कैश ट्रांजैक्शन की। कैश ट्रांजैक्शन आपको पता है कि कैश में माल खरीदना। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब आपको पता है कि उधार माल खरीदना। तो अभी इसमें हम ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है। आइए प्रोपराइटर की बात करते हैं। प्रोपराइटर वर्ड क्या होता है, देखिए, ए पर्सन हु ओन्स ए बिजनेस इज कॉल्ड ए इट्स प्रोपराइटर, मतलब एक व्यक्ति जो खुद का बिजनेस चला रहा है यानी कि बिजनेस का ऑनर ही प्रोपराइटर कहलाता है। ही कंट्रीब्यूट्स कैपिटल टू द बिजनेस विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, क्या कि वह अपना पैसा प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस में लगाता है, यानी कि ऑनर ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड प्रोपराइटर। ओके, बात करते हैं कैपिटल की। कैपिटल क्या होती है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर इन द बिजनेस, ये एक अमाउंट होता है जो प्रोपराइटर के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है बिजनेस में, कैपिटल कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, इफ़ मिस्टर आनंद स्टार्ट बिजनेस विथ 5 लाख रुपीज़ तो हिज कैपिटल वुड बी 5 लाख रुपीज़। ओके, आइए बात करते हैं एसेट्स की। एसेट्स आर द प्रोपराइटर्स प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शंस बिलोंगिंग टू द बिजनेस, जैसे कैश इन हैंड, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, बैंक बैलेंस, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक ऑफ गुड्स, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, ये सब हमारी एसेट्स हैं। और एग्जाम्पल्स ऑफ एसेट्स, एग्जाम्पल्स फॉर एसेट्स, एसेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। एसेट्स को दो भागों में डिवाइड किया गया, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जिसे छुआ जा सकता है, फिजिकल फॉर्म में हम लोग उसको फील कर सकते हैं, और इनटेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जिन्हें फिजिकल फॉर्म में हम लोग फील नहीं कर सकते हैं। जैसे जो फिजिकल फॉर्म में फील कर सकते हैं वो प्लांट एंड मशीनरी और कैश ETC हैं। इनटेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जिन्हें फिजिकल फॉर्म में हम फील नहीं कर सकते, जैसे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सभी हमारी इंटेंजिबल एसेट्स हैं। आइए बात करते हैं लायबिलिटीज़ की। लायबिलिटीज़ का मतलब होता है दायित्व। लायबिलिटीज़ रिफर्स टू द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस, मतलब बिजनेस के जो दायित्व हैं, जो बिजनेस को चुकाना ही चुकाना है। आज बिजनेस चलाने के लिए आपने किसी से लोन लिया है, उधार लिया है, ये सब आपकी लायबिलिटीज़ हैं। लेकिन जब आप कभी चुकाएंगे इसको तो ये आपको चुकाना पड़ेगा। तो लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, ऐसे पैसा या ऐसी मनी या ऐसा हम लोगों ने क्रेडिट जो लिया है जो हमें फ्यूचर में पे करना है। जैसे ऑब्लिगेशंस होते हैं ना, दी डिनोट्स द अमाउंट विच ए बिजनेस ओस
टू अदर्स, जो दूसरे से बिजनेस खरीद लेता है ना, जैसे लोन फ्रॉम बैंक, अदर पर्सनस, क्रेडिटर फॉर गुड सप्लाइड, है ना, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सभी हमारी क्या हैं, लायबिलिटीज़ हैं। बात करते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स, या तो कैश होता है या गुड्स की वैल्यू होती है, गुड्स होती है, विदड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस, मतलब बिजनेस से या तो कैश निकाल लेना या फिर गुड्स ही निकाल लेना यूज करने के लिए, अपने पर्सनल यूज करने के, मालिक के द्वारा, शुद्ध हिंदी में समझ लीजिए, बिजनेस के मालिक के द्वारा अपने खुद के यूज के लिए बिजनेस से पैसा या माल निकालना ही ड्राइंग यानी हिंदी में आहरण कहलाता है। ओके, इससे कैपिटल बिजनेस की कम हो जाती है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। डेटर, देखिए डेटर वो पर्सन होते हैं, अगर सरल शब्दों में कहें तो डेटर का मतलब है जिसे हम उधार माल बेचते हैं, वो हमारा डेटर होता है, क्योंकि उससे हमें पैसा मिलेगा। जब हम उधार माल किसी को बेचेंगे तो उससे हमें पैसा मिलेगा। तो डेटर कौन होते हैं, डेटर वो पर्सन होते हैं जिनसे हम उधार माल बेचते हैं, ठीक है। और क्रेडिटर वो पर्सन होते हैं जिनसे हम उधार माल खरीदते हैं। ओके, अब बात करते हैं परचेज की। बस ये टर्म याद रखिएगा, डेटर वो पर्सन होते हैं जिन्हें हम उधार माल बेचते हैं और क्रेडिटर वो पर्सन होते हैं जिनसे हम उधार माल खरीदते हैं। तो क्रेडिटर हमारी लायबिलिटीज़ होती हैं, डेटर हमारे एसेट्स होते हैं। ओके, परचेज, परचेज रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स बॉट बाय द बिजनेस। भाई बिजनेस जिस गुड्स को परचेज करता है, खरीदता है, उसे ही परचेज कहते हैं। और परचेज गुड्स की होती है ताकि उसको सेल करके बिजनेस प्रॉफिट कमा सके। ओके, परचेज दो टाइप की होती है, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। कैश परचेज आपको पता है, कैश में पेमेंट होती है तो कैश परचेज करते हैं, क्रेडिट परचेज में उधार खरीद लेते हैं हम लोग, ठीक है। जो क्रेडिट परचेज होती है वो रिकॉर्ड की जाती है परचेज बुक में। ओके, परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवार्ड। देखिए परचेज रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न आउटवार्ड है, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, ईपीएफओ के पेपर में भी आ सकता है और किसी जूनियर अकाउंटेंट के पेपर में भी आ सकता है। द सेकेंड नेम ऑफ परचेज रिटर्न बुक इज, तो आप बोलेंगे रिटर्न आउटवार्ड बुक। ओके, तो परचेज रिटर्न क्या होता है, जब हम किसी से उधार माल खरीदते हैं और हमें, या नगद माल खरीदते हैं, हमें माल समझ में नहीं आया तो हम उस माल को जब वापस करते हैं, तो पहले परचेज किया था, समझ में नहीं आया, वापस कर रहे हैं, परचेज रिटर्न। ओके, सेल्स क्या होती है, सेल्स आपको पता है, कैश और क्रेडिट दो टाइप की होती है। अगर माल नगद में बेचेंगे पैसा तुरंत मिलेगा तो कैश सेल, माल उधार बेचेंगे पैसा तुरंत नहीं मिला बाद में मिला तो वो क्रेडिट सेल, ठीक है। जब क्रेडिट सेल करते हैं तो अभी मैंने बताया कि जिसे हम उधार माल बेचते हैं वो हमारा क्या होता है, डेटर होता है, देनदार होता है। सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवार्ड, देखिए सेल्स रिटर्न बुक का दूसरा नाम रिटर्न इनवार्ड है। सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवार्ड होता क्या है, जब हमने किसी को माल बेचा और उस माल में कोई डिफेक्ट आ गया, उस व्यक्ति ने उस माल को हमें वापस कर दिया, तो ये हमारा हो गया सेल्स रिटर्न। हमने माल बेचा था, सेल किया था और रिटर्न हो गया तो सेल्स रिटर्न। ओके, कारण क्या था, कारण ये था रिटर्न होने का क्योंकि उस माल में कोई डिफेक्ट आ गया, तो ये कहलाता है सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवार्ड। ओके, स्टॉक, देखिए स्टॉक क्या होता है, स्टॉक इंक्लूड्स गुड्स अनसोल्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट। एक पर्टिकुलर डेट पे जितना माल हमारा नहीं बिका होता है वही स्टॉक होता है, ठीक। स्टॉक दो प्रकार के होते हैं, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल को कितना माल गोडाउन में हमारे है, कितना माल गोडाउन में हमारे है फिर से बेचने के लिए तैयार है, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है। और क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च को कितना माल गोडाउन में है जो अभी तक बिक नहीं पाया पूरे साल में, वो कहलाता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। हम लोग अकाउंटिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर को मानते हैं, फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है, तो 1 अप्रैल को हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है और 31 मार्च को हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है। क्लोजिंग स्टॉक ये बताता है कि साल के अंत में 31 मार्च को कितने रुपए का माल हमारा नहीं बिका है, और ओपनिंग स्टॉक हमारा ये बताता है कि हमारा फिर से कितना माल स्टार्ट है, हमारे पास अवेलेबल है सेल होने के लिए। ओके, रेवेन्यू मीन्स द अमाउंट रिसीवेबल और रिलीज फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड अर्निंग फ्रॉम इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन etc। मतलब हम कह सकते हैं कि कुल ओवरऑल इनकम, चाहे वो सेल से हो, चाहे इंटरेस्ट से हो, चाहे डिविडेंड से हो, चाहे कमीशन से हो, बिजनेस की टोटल ओवरऑल इनकम रेवेन्यू कहलाती है, चाहे वो कहीं से भी हो, है ना।
आइए बात करते हैं, चाहे वो मिली हो या ना मिली हो, अगर इस साल से रिलेटेड है वो इनकम तो वो रेवेन्यू कहलाएगी। एक्सपेंस, इट इज़ द अमाउंट स्पेंट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एंड सेल द गुड्स और एंड सर्विसेज। मतलब ये एक खर्चा होता है। एक्सपेंस का मतलब खर्चा, किसी चीज़ को आपने खरीदा है, उसके बदले में आपने पेमेंट की है, तो वो पेमेंट अगर आपने यूटिलाइज कर ली है तो वो एक्सपेंस कहलाती है ना। यूटिलाइजेशन ऑफ पेमेंट इज कॉल्ड एक्सपेंस। कभी एक्सपेंस पे हम एक डिटेल बनाएंगे कि एक्सपेंस किसे कहते हैं। वैसे अभी आप शॉर्ट में समझिए कि यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सपेंस इज कॉल्ड, यूटिलाइजेशन ऑफ पेमेंट इज कॉल्ड एक्सपेंस। हर पेमेंट खर्चा नहीं होती है। कॉमन लोग समझते हैं हर पेमेंट खर्चा होती है, बट अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आप अच्छे से समझते हैं कि हर पेमेंट खर्चा नहीं है। खर्चा केवल वही पेमेंट है जो यूटिलाइज की जा सकी हो, यानी यूटिलाइजेशन ऑफ पेमेंट इज कॉल्ड एक्सपेंस। इनकम, इनकम इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। इनकम क्या है? रेवेन्यू और एक्सपेंस के बीच का डिफरेंस है ना, कितना हमने कमाया, कितना खर्च किया, और जो बचा वो हमारा इनकम। बाउचर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इट इज़ ए रिटन डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन, यानी कि कोई ट्रांजैक्शन आपने किया, उसके सपोर्ट में आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने ये काम करवाया है अपनी कंपनी में। मान लीजिए आप किसी फैक्ट्री के सुपरवाइजर हैं, आपने वहाँ खुदाई कराई, आपने बोरा लदवाया, लदाई के खर्चा दिया, कोई भी खर्चा दिया किसी मजदूर को, तो इसका जो प्रूफ होता है मालिक को दिखाने के लिए, वो रिटन प्रूफ ही बाउचर कहलाता है। तो इट इज़ ए रिटन डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन। इट इज़ अ प्रूफ दैट ए पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हैज़ टेकन प्लेस फॉर द वैल्यू स्टेटेड इन द वाउचर। ओके, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश रिसिप्ट, इनवॉइस, कैश मेमो, बैंक पे इन स्लिप। बाउचर इज नेसेसरी टू ऑडिट द अकाउंट्स। बाउचर बहुत ज़रूरी है अकाउंट्स को ऑडिट करने के लिए। तो ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कैश रिसिप्ट में, इनवॉइस में, कैश मेमो में, ये सब आप लेते हैं माल खरीदते वक्त, तो ये यही बाउचर कहलाता है। इनवॉइस, इनवॉइस इज अ बिजनेस डॉक्यूमेंट। बिजनेस का एक डॉक्यूमेंट है इनवॉइस, है ना। सेलर के द्वारा देखिए प्रिपेयर किया जाता है और जो माल खरीदता है उसको दिया जाता है, बायर को दिया जाता है। वही आप कैश मेमो की तरह इसको समझ सकते हैं, जिसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। द डेट ऑफ सेल, द क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स विद क्वांटिटी एंड प्राइस, कितना क्वांटिटी का, कितने रुपए का माल लिया है आपने, किस दिन खरीदा है, ये सारी बातें इनवॉइस में दी होती हैं। रिसिप्ट, रिसिप्ट इज एन एक्नॉलेजमेंट फॉर कैश रिसीव्ड। अगर आपने कहीं से पैसा प्राप्त किया है तो उसका जो प्रूफ है वो रिसिप्ट है ना। इट इज़ इश्यूड टू द पार्टी पेइंग कैश, या उस व्यक्ति को दिया जाता है जो बंदा आपको पैसा दे रहा है। तो आपने जैसे अपने कॉलेज में फ़ीस जमा की होगी तो आपको उसके बदले में एक रिसीप्ट मिली होगी, रसीद मिली होगी, तो रसीद को ही रिसिप्ट कहते हैं। अकाउंट, अकाउंट इज अ समरी ऑफ रेलिवेंट बिजनेस ट्रांजेक्शन एट वन प्लेस रिलेटिंग टू ए पर्सन, एसेट्स, एक्सपेंस, रेवेन्यू नेम्ड इन द हेडिंग। ओके, एन अकाउंट इज अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन और आइटम। एन अकाउंट हैज़ टू साइड्स कॉल्ड डेबिट एंड क्रेडिट। देखिए अकाउंट कुछ और नहीं, डिटेल ऑफ एनी ट्रांजैक्शन सिंपली इज कॉल्ड अकाउंट। किसी ट्रांजैक्शन की डिटेल, हिसाब किताब ही अकाउंट है। कोई भी लेन देन आपने किया, चाहे वो एसेट्स का किया, एक्सपेंस किए, रेवेन्यू का है, कोई भी लेन देन, कोई भी ट्रांजैक्शन ही का अकाउंट प्रिपेयर होता है। अकाउंट के दो साइड हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। तो ये तो थे हमारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो बहुत इंपॉर्टेंट थे आपके पेपर के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छोटा सा वीडियो है, अच्छे से देखकर जो आपको अच्छा लगे नोट कर लीजिएगा, है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हों, आपको अच्छा लगे, तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के साथ, और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखेंगे जो आपके पेपर में आपकी बहुत मदद करेंगे, है ना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।